Good evening, good evening. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. हाँ, क्या हाल है? वेव ऑप्टिक्स शुरू करी जाए कि कुछ पूछना है अभी पीछे का? वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दीजिए। यस सर। तेरी तबीयत ठीक है देवेश? नहीं सर, ठीक नहीं है। गले से कुछ आवाज ऐसे लग रहा था। बहुत ठंडा है, सर्दी हो गई है। अच्छा, जुकाम हो गया है और ज्यादातर लोग स्वस्थ हाँ हो सर। ना? हम्म यस मौसम यस बदल मौसम बदल रहा है भाई, थोड़ा ख्याल रखना। यस इस सर। समय थोड़ा सा सर्दी जुकाम होता है अक्सर करके। तो इस समय थोड़ा ध्यान रखिए। और कैसी चल रही है आप लोगों की 11th वाले पार्ट की प्रिपरेशन? 11th वाले पार्ट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोगों का? 11th पे कुछ काम कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? यस सर, रिवाइज करना स्टार्ट। और देवेश तूने भेजा था ना वो प्रॉब्लम, मैंने ट्रेन में था उस समय इसलिए भेज नहीं पाया। उसको बना के भेज दूंगा, ठीक यस है? सर। क्योंकि वो वर्बली नहीं हो सकता था, उसको कॉपी पे लिख के बताना पड़ता, इसलिए नहीं किया था उसको। यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। अब जैसे ही लाइट के नेचर के बारे में डिस्कशन शुरू होता है तो दो साइंटिस्टों का नाम जो है वो सबसे पहले जो है वो आता है। दोनों लगभग कॉन्टेम्पररी हैं। एक तो थे न्यूटन साहब, दूसरे मैक्सवेल। और दूसरे जो है हाइजेन। ठीक है ना? न्यूटन का ये मानना था कि जो लाइट है वो टीनी पार्टिकल्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है, जिसको कि न्यूटन्स कार्पास्कल्स थ्योरी के रूप में आप रिकॉग्नाइज करते हो, है ना? न्यूटन्स कार्पास्कुलर थ्योरी। और हाइजेन का ये मानना था कि जो लाइट है वो पार्टिकल ना होकर के जो है वो वेव है। ठीक है ना?
तो इन्होंने लाइट को वेव के रूप में रिकॉग्नाइज करा और न्यूटन ने जो है वो लाइट को जो है वो पार्टिकल के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज किया कि टिनी पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। उन पार्टिकल को उन्होंने हाइपोथेटिकल नाम कार्पास्कल भी दिया, कार्पास्कल। तो न्यूटन कार्पास्कुलर थ्योरी के रूप में आप इसको रिकॉग्नाइज करते हो। न्यूटन ने जब अपनी ये हाइपोथेसिस दी टिनी पार्टिकल के कॉम्बिनेशन के रूप में, तो उसके आधार पे उन्होंने जो है लाइट का जो उस समय तक नोन इंफॉर्मेशन था कि लाइट जो है वो जनरली आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए प्रोपगेट करती है ना, Yes, sir. स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। इसको एक्सप्लेन करा। लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे जब टकराती है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे मोमेंटम ट्रांसफर करती है, जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करा। लाइट का जो रिफ्लेक्शन की फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना है उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन करा कि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट जो है कैसे अपीयरेंस में आती है, जिसको आप अपने बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान में लेकर के कर सकते हो कि कोई भी पार्टिकल अगर मान लो कि एक सरफेस पे आके ऑब्लिकली स्ट्राइक करता है और अगर यहाँ का जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, तो आपको मालूम है कि जिस एंगल पे इम्पिंजमेंट होता है उसी एंगल पे वो पार्टिकल रिबाउंड भी होता है ना। तो इलास्टिक कोलिजन विद दैट पर्टिकुलर सरफेस को कंसिडरेशन में लेते हुए उन्होंने एक्सप्लेनेशन रिफ्लेक्शन का भी दिया। रिफ्रैक्शन को भी उन्होंने एक्सप्लेन करा। रिफ्रैक्शन को भी उन्होंने एक्सप्लेन करा इस बात को ध्यान में लेते हुए कि जो डेंसर मीडियम है उस पे पार्टिकल का जो है वो ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है एज कंपैरिजन टू जो रेयरर मीडियम है, और इसी वजह से लाइट जो है जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल। इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करा। बट एक चीज जो यहाँ पे दिक्कत वाली थी, क्योंकि उनके समय तक मालूम नहीं था इसलिए उस समय तो प्रॉब्लम नहीं था। बट अगर ये ग्रेटर फोर्स यहाँ पे डेंसर मीडियम के द्वारा अप्लाइड हो रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, तो उसके इन्फ्लुएंस में पार्टिकल की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होनी चाहिए, जबकि एक्चुअल में स्पीड जो है वो कम मिलती है, ये आपको मालूम है। डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, रेयर में जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस बात को तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जो स्नेल के द्वारा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन था उसको उन्होंने एक्सप्लेन करा अपनी इस पार्टिकल थ्योरी को ध्यान में लेते हुए। ठीक है, लेकिन इनके समय तक स्पीड की जो लाइट की जो स्पीड है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कि किस तरीके से मीडियम चेंज होने के साथ लाइट की वेलोसिटी बदलती है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी माना जा सकता है कि रिफ्रैक्शन को भी उन्होंने एक्सप्लेन करा अपने उस पर्टिकुलर पार्टिकल थ्योरी को ध्यान में लेकर के। लेकिन उनसे के आसी पास के ये हाइजन भी हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 20-25 बरस का डिफरेंस है। हाइजन का जो मानना था कि जो है लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है, और उस समय तक जो भी वेव्स नोन थी वो सारी की सारी जो वेव्स थी वो मैकेनिकल वेव्स थी, है ना भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरीके का कोई कॉन्सेप्ट उस समय तक था नहीं जिस समय इन्होंने Yes, sir. अपनी हाइपोथेसिस दी। ठीक है, तो सारी वेव्स जो भी नोन थी दे वेयर मैकेनिकल, और मैकेनिकल वेव के लिए आपको मालूम है कि प्रोपागेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। मैकेनिकल वेव आप Yes, sir. उन्हीं वेव्स को कहते हो जिनके प्रोपागेशन के लिए मीडियम नेसेसरी हो, उनको आप मैकेनिकल कहते हो। तो लाइट को भी उन्होंने मैकेनिकल वेव ही माना, है ना, के रूप में उन्होंने Yes, sir. अज्यूम करते हुए जो है वो अपना बात आगे बढ़ाई।
बट उनके समय में भी ये जानकारी थी कि जो एटमॉस्फेयर है वो अप टू ए सर्टेन हाइट ही है, उसके बाद एटमॉस्फेयर का अपीयरेंस नहीं है। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था लोगों के पास। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर का अपीयरेंस यानी कि मीडियम का अपीयरेंस नहीं है, वहां से भी लाइट ट्रेवल करते हुए कैसे जो है सन से लाइट आ रही है अर्थ तक, तो कैसे आ पा रही है, उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक हाइपोथेटिकल जो है वो मीडियम की जो है परिकल्पना ली कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है वहां भी जो है एक थिन मटेरियल मीडियम है, और उस थिन मटेरियल मीडियम को उन्होंने नाम दिया क्या, ईथर का। ठीक है ना, उस मीडियम का नाम उन्होंने ईथर का दिया। बट एक्चुअल में इस तरीके का कोई मीडियम होता नहीं है ना। यस सर। अपने इस पर्टिकुलर वेव कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में लेते हुए हाइजन ने रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, ये दोनों फिनोमेना को एक्सप्लेन करा। एज वेल एज स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिया कि जो लाइट की वेव्स हैं दे आर हैविंग वेरी स्मॉल वेवलेंथ, और बहुत छोटे वेवलेंथ होने के कारण हम जो है उनका एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो है वो ऑब्जर्वेशन में पा रहे हैं। ठीक है ना, तो स्मॉल वेवलेंथ के आधार पे उन्होंने स्ट्रेट लाइन पाथ पे लाइट क्यों प्रोपागेट करती है उसको उन्होंने एक्सप्लेन करा। बट इनकी बातों को बहुत दिनों तक जो है वो तवज्जो नहीं दी गई, है ना। हाइजन की जो ये हाइपोथेसिस थी, इस हाइपोथेसिस को जो है वो बहुत साइंटिस्टों ने जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया। न्यूटन की जो कार्पास्कल थ्योरी है ये तकरीबन 100 इयर्स तक ये रन करती रही। लाइट को टीनी पार्टिकल्स का जो है वो कॉम्बिनेशन के रूप में जो है वो एज्यूम किया जाता रहा। उसी समय लगभग 1801 में, है ना, 1801 में यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करा, जिस एक्सपेरिमेंटेशन में उन्होंने लाइट के लिए इंटरफेरेंस की फिनोमिना जो है वो ऑब्जर्व करी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो जो इंटरफेरेंस जो फिनोमिना है वो आपको मालूम है कि ये स्पेसिफिकली वेव्स के द्वारा ही शो करी जाती है, पार्टिकल्स ये फिनोमिना शो नहीं करते हैं ना। सबको मालूम है कि Yes, इंटरफेरेंस की जो फिनोमिना है वो केवल और केवल वेव्स के द्वारा जो है वो शो करी जाने वाली फिनोमिना है। पार्टिकल इंटरफेरेंस की फिनोमिना जो है वो शो नहीं करते। ठीक है, अच्छा कोई बतावेगा क्या कि इंटरफेरेंस क्या होता है भाई। सर दो वेव्स आपस में जब मिलती है तो सर ऐसा क्या चीज होता है, कहाँ गया भाई तुम लोग का अटेंडेंस। हाँ भाई, इंटरफेरेंस क्या होता है बताना भाई कोई फिर से।
वेव्स कंबाइन होती हैं और लार्ज रैम्प देख दिया यार, कहाँ है? इंटरफेरेंस जो है वो फिनोमिना है जिसमें दो या दो से ज्यादा वेव्स जब किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचती हैं तो वहां पे एनर्जी का जो है वो रीअरेंजमेंट होता है, और देन आफ्टर जब ये वेव्स एक दूसरे से रिसीड करती हैं तो ये अपने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन रखते हुए आगे की तरफ प्रोपागेट करती हैं, है ना। ऐसा ये शो करती हैं जैसे ये आपस में फिर कभी मिले ही नहीं थे, है ना। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है इंटरफेरेंस की। जैसे मान लो कि ये एक रस्सी है ना। इस रस्सी में आपने एक यहाँ पे पल्स जनरेट करा, और वो पल्स मान लो कि आपने इस तरीके का जनरेट किया, ये ऊपर की तरफ ऐसे इस तरीके की पल्स है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर की तरफ ट्रेवल कर रही है। इसी तरीके का आइडेंटिकल बट इन्वर्टेड एज कंपैरिजन टू दिस, आपने एक ही पल्स यहाँ पे जनरेट करी, ठीक है, सेम शेप का है बट इन्वर्टेड है, तो और ये पल्स जो है वो इधर की तरफ प्रोपागेट कर रही है। तो धीरे धीरे दोनों आपस में आगे बढ़ते हुए मिड पॉइंट पे एक दूसरे से मीट करेंगे, और अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो जब ये दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे तो एट दैट टाइम जब आप अपनी इस रस्सी को देख रहे होगे तो आपको रस्सी एकदम स्ट्रेट एट दैट टाइम दिखेगी, है ना। दोनों एक दूसरे के द्वारा जो प्रोवाइडेड डिस्प्लेसमेंट है उसको नलिफाई कर देंगे, लेकिन अगले ही क्षण जब आप इन पल्सेस को या रस्सी को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा क्या कि ये पल्सेस अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को मेंटेन रखते हुए आगे की तरफ प्रोपागेट कर रही है, ठीक है ना। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा पार्टिकल के साथ नहीं होता, है ना। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है वो इधर से इधर को जा रहा है, एक पार्टिकल है वो इधर से इधर को जा रहा है, ये दोनों आकर के यहाँ पे टकराए, तो टकराने के बाद जो भी चेंजेस आएंगे वो चेंजेस आगे भी कंटिन्यूड रहते हैं ना। ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आगे उसी डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, ये इधर की तरफ आगे बढ़ता रहेगा। Whatever Yes. changes had occurred will continue in further course of motion, आगे के मोशन में भी वो कंटिन्यूड रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस फिर आगे परसिस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। ये अपने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन रखते हुए आगे चलते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि ये पार्टिकल जो है जब टकराया तो इधर गया और फिर उसके बाद से अपने ओरिजिनल इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये टकराया तो इधर गया फिर अपने ओरिजिनल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना पार्टिकल के साथ। No, sir. तो जो भी चेंजेस आते हैं उनके मिलने पे वो चेंजेस पार्टिकल के केस में आगे भी कंटिन्यूड होते हैं, लेकिन वेव के साथ ऐसा नहीं है। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो वेव शो करती है, जिसको आप इंटरफेरेंस का नाम देते हो, ठीक है ना। तो ये केवल वेव शो करती हैं, पार्टिकल नहीं शो करते हैं। तो जैसे ही यंग ने जो है वो लाइट के लिए इंटरफेरेंस की फिनोमिना जो है वो ऑब्जर्व करी, तो ये जो है डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि लाइट को हम लोग जो है वो वेव की तरीके से एज्यूम करें, वेव ही इसका प्रॉपर जो है वो रिकॉग्निशन होना चाहिए, लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, ठीक है। बाद में और साइंटिस्टों ने, फ्रॉनहोफर ने, फ्रेशनल ने डिफ्रैक्शन की भी फिनोमिना ऑब्जर्व करी गई। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये फिनोमिना भी जो है वो ऑब्जर्व करी गई, और ये दोनों जो फिनोमिना है, डिफ्रैक्शन की फिनोमिना या पोलराइजेशन की फिनोमिना, ये जो है वो स्पेसिफिकली वेव ही शो करती हैं। जैसे इंटरफेरेंस की फिनोमिना वेव के द्वारा शो किया जाता है, वैसे डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की फिनोमिना जो है
वो वेव के द्वारा ही शो करी जाने वाली फिनोमिना है। तो जैसे ही ये सारे ऑब्जर्वेशन बने, ये धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो गया कि लाइट जो है वो हमारी वेव है। क्लियर? यस सर। तो वेव है तो किस तरीके का है, तो आपने उसके लिए मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी जो है आपने पढ़ रखी है थोड़ी बहुत। ठीक है? यस सर। तो मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी है उसमें उन्होंने जो है थ्योरेटिकली वेलोसिटी ऑफ द लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होनी चाहिए उसको उन्होंने ऑब्जर्व भी करा था थ्योरेटिकली, और प्रैक्टिकली जो लाइट की वेलोसिटी भी उस समय तक जो है वो मेजर करी जा चुकी थी। ठीक है, कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वो मैच करती हुई मिली, तो ये माना गया कि हाँ भाई लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जो है वो एज्यूम करेंगे, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर? यस सर। तो लाइट हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लाइट को जनरेट भी करा जाए, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो प्रैक्टिकली इस तरीके की वेव का एग्जिस्टेंस है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी करने का प्रयास किया गया, जनरेट भी किया गया, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बट उसी में, उसी डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान या उसी जनरेशन के दौरान कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला जिस ऑब्जर्वेशन को हम लोग लाइट के वेव थ्योरी से फिर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, एंड दैट वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड लाइट एज वेव। लाइट को वेव के रूप में एज्यूम करते हुए हम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर से पार्टिकल थियरी आई इसकी, है ना। इसको अनदर जो है वो साइंटिस्ट जिसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। यस सर। उन्होंने जो है इस पर्टिकुलर फिनोमिना को एक्सप्लेन करा, लाइट को पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन के रूप में जो है वो एज्यूम करते हुए। आगे चल के हमको इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात भी करनी है। प्रेजेंट में आपको ये मालूम है कि लाइट जो है वो डुअल कैरेक्टरिस्टिक रखता है ना, डुअल कैरेक्टरिस्टिक। लाइट की जो है वो डुअल कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पे उसको वेव फिनोमेना के करस्पॉन्डिंग जो है वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, वहां पे वो वेव की तरीके से बिहेवियर देती है। और जहां पे उसको पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग या उसके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलता है, वहां पे वो पार्टिकल बिहेवियर देता है। तो लाइट के लिए आपके पास ऑब्जर्वेशन बना कि डुअल कैरेक्टरिस्टिक है। लाइट ही क्यों, कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो डुअल कैरेक्टरिस्टिक रखता है। ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट आर हैविंग द डुअल कैरेक्टरिस्टिक। उसको वेव की तरीके से भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं, उसको आप पार्टिकल की तरीके से भी जो है वो कंसिडरेशन में लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइट का डुअल कैरेक्टरिस्टिक है, बट अभी हम लोग लाइट के वेव कैरेक्टरिस्टिक को ही जो है वो ध्यान में लेकर के आगे बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं
हाइजन की क्या जो है हाइपोथेसिस थी? हाइजन की वेव थ्योरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हाइजन ने जब लाइट को एज ए वेव के तरीके से कंसिडरेशन में लेते हुए एक्सप्लेनेशन देना चाहा, तो वहां पे उन्होंने एक पर्टिकुलर टर्म का यूज किया, दैट इज द वेव फ्रंट। तो इसके लिए आपको एक तो पॉइंट पर्टिकुलर समझना है कि वेव फ्रंट का क्या मतलब है। वेव फ्रंट क्या होता है? बोलेगा कोई? सर नहीं पता। कोई बात नहीं। कोई भी वेव जब ट्रेवल करती है तो आपको मालूम है कि कोई ना कोई ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वेरिएशन पोजेज कर रही होती है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ऐसे केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है। बट ये जो अभी हम बोल रहे हैं कि लाइट जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हाइजन के द्वारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन मैक्सवेल का है। ठीक है। बट आप इतना तो जानते हैं कि कोई भी वेव ट्रेवल करती है तो उसके प्रोपागेशन के दौरान कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वेरिएशन पोजेस करती है। जैसे रस्सी वाली वेव होती है तो उसमें जो है रस्सी के जो पार्टिकल हैं दे आर गोइंग टू ऑसिलेट। यस ठीक है। बोल रहे हैं तो जो आवाज जो है निकल रही है, वो इस कमरे में, जिस कमरे में मैं बैठा हूँ उस कमरे में जो है वो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं, वो ऑसिलेट कर रहे हैं। आप तक पहुंच रही है, उसका दूसरा तरीका है। बट जो इस रूम में बैठे हुए लोग हैं उनके करस्पॉन्डिंग अगर आप ऑब्जर्वेशन बनाते हैं तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं दे आर गोइंग टू ऑसिलेट। उसके इन्फ्लुएंस में प्रेशर का वेरिएशन होगा। कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, कहीं का प्रेशर जो होगा दैट विल बी स्मॉलर एज कंपेरिजन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो प्रेशर का वेरिएशन है या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो कोई ना कोई एक क्वांटिटी होती है जो वेरिएशन पोजेस करती है किसी भी वेव के प्रोपागेशन के दौरान। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। यस ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब कभी भी पर्टिकुलर वेव का प्रोपागेशन होता है तो ऐसे पार्टिकल्स का जो है वो पोजीशन के करस्पॉन्डिंग एक हम सरफेस बनाए जो कि सेम फेज ऑफ मोशन में ऑसिलेट कर रहे हो, है ना, जो कि सेम फेज ऑफ मोशन में ऑसिलेट कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर दोबारा सरफेस को हम बताओ। वेव फ्रंट का नाम देते हैं। वेव फ्रंट क्या पाउडर डाल is के बस और क्या? that point at which all the particles are in same phase of motion during propagation of wave। ठीक है। किसी वेव के प्रोपागेशन के दौरान ऐसे पॉइंट्स का जो है वो मिलाकर के एक सरफेस बनाइए, लोकस उसका देखिए, जो कि सेम फेज ऑफ मोशन में जहाँ के पार्टिकल्स जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं,
तो उस पर्टिकुलर सरफेस को नाम क्या दिया गया? वेव फ्रंट का नाम दिया गया। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई पॉइंट सोर्स है, हैं? ये पॉइंट सोर्स है, तो यहां से जो भी वेव प्रोड्यूस होगी वो हर एक डायरेक्शन में आइडेंटिकली प्रोपागेट करेगी, अगर मीडियम हमारा आइसोट्रोपिक है तो हर एक डायरेक्शन में इसका जो प्रोपागेशन होगा वो आइडेंटिकल होगा। ठीक है ना? यस सर। तो अगर हम एक ऐसा सरफेस बनावे जो कि स्फेरिकल शेप का हो और जिसका सेंटर जो है वो सोर्स के लोकेशन पे है, तो उस स्फेरिकल सरफेस पे पड़ने वाले हर पॉइंट के जो है वो फेज ऑफ मोशन जो होगा दैट विल बी सेम। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो वहां से जो वेव फ्रंट इमिटेड होगी दैट विल बी स्फेरिकल इन नेचर। ठीक है। पॉइंट सोर्स, वेव फ्रंट स्फेरिकल। ठीक है। जैसे कोई छोटा सा बल्ब है, वहां से जो है लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो हर डायरेक्शन में वो आइडेंटिकली प्रोपागेट कर रही है। ऐसे केस में वहां पे जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी ऑफ स्फेरिकल शेप, जिसका सेंटर जो होगा स्फीयर का वो हमारा सेंटर होगा कहाँ पे? जहाँ पे सोर्स को हमने रखा है। ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि कोई एक लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स है, इस तरीके से कोई लंबी सा वायर है जिसको आपने हीट करा और वहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, या एक बड़ी लंबी सी रस्सी है उसको खींच करके आपने छोड़ दिया, वहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना? तो यहाँ से जो लाइट या साउंड जो भी प्रोपागेट करेगा वो इस पर्टिकुलर रस्सी से जो है वो रेडियली हर डायरेक्शन में आइडेंटिकली प्रोपागेट करेगा। यस सर। यस सर। ठीक है। तो अगर आप एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाते हो जिसका एक्सिस जो है उस सोर्स के लोकेशन पे है, तो इस सिलेंडर पे पड़ने वाले हर जो पॉइंट होंगे दे आर इन द सेम फेज ऑफ मोशन ड्यूरिंग द अपीयरेंस ऑफ वेव एट देयर लोकेशन। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो हमारा वेव फ्रंट होगा दैट विल बी सिलेंड्रिकल। लाइन सोर्स है, तो वेव फ्रंट जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि बहुत बड़ी शीट है, उस बहुत बड़ी शीट को आप वाइब्रेट करा रहे हो ना, फीट इस पे चोट कर दिया आपने हथौड़े से और वहां के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ से जो वेव प्रोपागेट करेगी उस वेव का अगर आप शेप देखेंगे तो इट विल बी ए प्लेन वेव फ्रंट, है ना? क्योंकि हर पॉइंट से जो है वो वेव्स जो प्रोपागेट कर रही हैं, बराबर दूरी के जो भी पॉइंट होंगे इस शीट से हर जगह पे जो है फेज ऑफ मोशन जो होगा दैट विल बी आइडेंटिकल। तो यहाँ पे वेव फ्रंट जो होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। ठीक है। क्लियर है बात भाई? कोई यस भी सर। पर्टिकुलर जो लाइट को जब हम रे के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, आपको मालूम ही है कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या दिया कि हम जो है लाइट को स्ट्रेट लाइन पाथ पे प्रोपागेट करता हुआ इसलिए मानते हैं क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है दैट इज वेरी स्मॉल। तो रे का जो कल्पना है वो तो आपको इसीलिए रे करते हो कि वहां पे जो है पर्टिकुलर लाइट का स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन है। तो जब हम लाइट को रे के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हाँ, तो रे का जो डायरेक्शन होता है या रे का जो अपीयरेंस होता है दैट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, है ना? लाइट रे should always be
ठीक है, लाइट रे हमेशा जो है अपने उस पर्टिकुलर वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, ये इस पे सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, बट इस पे बेस कई बार देखोगे तो आपको क्वेश्चंस भी मिले हैं। जैसे आपको कह दिया कि ये एक लेंस है और इस पे आपने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इम्पिंज करा है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन है भाई कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होती है, दे आर गोइंग टू कन्वर्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। यस सर। यस। एक पॉइंट विशेष पे कन्वर्ज होती है, जिसको आप क्या नाम देते हो, फोकस। ये आपका Yes. फोकल पॉइंट होता है। अब आपसे कोई पूछता है भाई कि इधर में अगर हमारा जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इम्पिंज कराया तो इधर में वेव फ्रंट क्या होगा, तो वेव फ्रंट का शेप क्या होगा, यहाँ पे प्लेन होगा ना, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। यस सर। यस प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि पैरेलल बीम है, पैरेलल बीम के मतलब हो गया कि उसके परपेंडिकुलर प्लेन ही हमारा वेव फ्रंट का रिप्रेजेंटेशन होगा। इधर में अगर आपको वेव फ्रंट देखना है कि व्हाट शुड बी द शेप ऑफ द वेव फ्रंट, तो यहाँ पे अगर देखो तो इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे सरफेस बना दो, तो ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा इस तरीके का, जिसमें सेंटर जो होगा वो कहीं इधर की तरफ होगा। और इस साइड में जब आप जाओगे तो परपेंडिकुलर टू दिस रेज, अगर आप फ्रंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो दिस विल बी द शेप ऑफ द वेव फ्रंट। तो यहाँ पे इस तरीके का वेव फ्रंट का जो है वो अपीयरेंस होगा। क्लियर है बात? यस। ठीक है भाई। यस हाँ। तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हमेशा लाइट रे का जो है वो अपीयरेंस होना चाहिए। वेव फ्रंट तीन तरीके का स्पेसिफिकली आप कंसिडरेशन में ले सकते हो, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। अच्छा, अगर मान लो कि जो सोर्स है वो हमारा पॉइंट सोर्स ही है, लेकिन अगर मान लो कि उस सोर्स से हम बहुत दूर चले जाए, तो जो स्फेरिकल सरफेस बनेगा उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट विल बी वेरी लार्ज। यस सर। अगर उस स्फेरिकल सरफेस का कोई एक छोटा सा टुकड़ा आप लेते हो तो उसका अपीयरेंस कैसा मिलेगा? प्लेन। प्लेन की तरीके से दिखेगा। तो अगर हमारा पॉइंट सोर्स हो या लाइन सोर्स हो, लेकिन उस सोर्स से अगर हम बहुत दूर चले जाएं, तो वहां पे भी जो हमारा वेव फ्रंट का अपीयरेंस होगा एक्चुअली तो वो होगा स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल, डिपेंडिंग ऑन की पॉइंट सोर्स है या लाइन सोर्स है। लेकिन फॉर डिस्कशन पर्पज हम उस पर्टिकुलर वेव फ्रंट को एक प्लेन वेव फ्रंट की तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है ना भाई? जैसे सन से जो लाइट आ रही है, सन की जो दूरी है वो बहुत दूर की है, तो सन की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा होने के कारण वेव फ्रंट हमारा स्फेरिकल है। बट हम जब उसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे तो उसके वेव फ्रंट को हम लोग प्लेन वेव फ्रंट की तरीके से कंसिडरेशन में लेते हुए आगे वर्किंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स इज मच मच लार्जर। ठीक है, तो उसका अगर कोई टुकड़ा लेते हैं उस स्फेरिकल सरफेस का, तो इट विल ऑलमोस्ट अपीयर टू बी ए प्लेन। ठीक है ना? यस। जैसे आपको मालूम है कि जो पृथ्वी है वो गोल है ना, अर्थ का जो सरफेस है यस वो सर। स्फेयर का शेप का है। बट आप किसी समुद्र के किनारे जाओगे तो आप अगर मान लो कि लहरों का इफेक्ट जो है वो अगर निगलेक्ट कर दो, तो पानी का सरफेस आपको कैसा दिखेगा? प्लेन तो ही दिखता है ना। यस सर। एक्चुअल में है तो वो स्फेरिकल, एक्चुअल में उसका सरफेस स्फेरिकल है ना, लेकिन दिखता आपको ऑब्जर्वेशन कैसा मिलता है, दैट इज लाइक ए प्लेन। प्लेन सरफेस के रूप में आप उसको ऑब्जर्व करते हो। वही सेम चीज कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है या लाइन सोर्स है, लेकिन उससे हम बहुत दूर चले जाएंगे तो वहां पे जो हमारा वेव फ्रंट का कंसिडरेशन लिया जाएगा वो हमारा जो होगा प्लेन वेव फ्रंट के रूप में कंसिडरेशन में लिया जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। यस सर।
अब ये हाइजन की जो प्रिंसिपल है वो क्या है, अपने इस वेव फ्रंट से रिलेटेड उसकी हम बात करते हैं। हाइजन ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जब कोई भी वेव फ्रंट किसी सरफेस के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वो फिजिकली हो या ना हो, है ना, किसी पर्टिकुलर सरफेस के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो उस सरफेस के हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरीके से बिहेवियर देते हैं। सेकेंडरी सोर्स मतलब दे आर आल्सो बिहेविंग लाइक ए सोर्स, ठीक है, जहां से कि जो वेव फ्रंट इमिट होती है वो केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो प्रोपागेट करती है। फर्दर आगे वेव फ्रंट का शेप क्या होगा वो इस बात पे डिपेंडेंट होता है कि इनके सुपरपोजिशन से क्या शेप ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, किस तरीके का शेप बन रहा है ना, दैट विल बी द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट दैट लोकेशन। तो लिख लो इसको, हाइजन प्रिंसिपल ऑफ वेव फ्रंट लिखो। Whenever a wavefront is obstructed by a surface, each and every point of that surface behave like a secondary source. From where the waves travel in forward direction only. The further shape of wavefront is given by the superposition of all these secondary waves, ठीक है। जब कोई भी वेव फ्रंट किसी सरफेस के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो उस सरफेस का हर एक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स की तरीके से बिहेवियर देता है, और फर्दर के आगे में वेव फ्रंट का शेप क्या होगा वो अगर आपको जज करना है, डिसाइड करना है, तो उन सबके सुपरपोजिशन से आप देखिए कि व्हाट शुड बी द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट दैट लोकेशन। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक पॉइंट सोर्स है और इससे हम ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में जाने वाली वेव की बात हम करना चाहते हैं। पूरा पूरा सर्कल नहीं दिखा रहे हैं, पूरा पूरा स्फेरिकल सरफेस है, बट हम उसको ना दिखा करके एक पार्ट को दिखाएं, ठीक है।
तो जब वेव फ्रंट हमारी यहाँ पे आई तो इसके हर पॉइंट इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट वो सोर्स की तरीके से जो है, 1 मिनट यार, देखें ये कौन फोन कर रहा मार दो। हेलो, हाँ जी, कौन? अच्छा ध्रुव, जरा हम क्लास में हैं, बाद में बात करते हैं ना। ठीक। तो जो इसके हर एक इंडिविजुअल टिनी पॉइंट्स हैं, दे आर गोइंग टू वर्क लाइक द सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो यहाँ से वेव फ्रंट निकलेगा तो हर पॉइंट से स्फेरिकल निकलेगा भाई, है ना। इस तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे की तरफ प्रोपागेट करेंगे। ये मान लो कि दूसरा पॉइंट लिया, इसकी वजह से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो इस तरीके से आगे की तरफ प्रोपागेट करेगा। इसको एक पॉइंट लिया, यहाँ से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो इस तरीके से आगे की तरफ प्रोपागेट करेगा। ठीक, हर एक जो टिनी पॉइंट्स है, दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक द सेकेंडरी सोर्स, और इनके सुपरपोजिशन से जब हम फाइनली अगले वेव फ्रंट का जो है शेप बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा जो है शेप हो जाएगा। उसी बीच में कोई और दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सिंपल हमने एटमॉस्फेयर को ही या मीडियम को ही जो है ले लिया, तो ये हमारा आगे का शेप ऑफ द वेव फ्रंट होगा, वो भी स्फेरिकल ही रहेगा। ठीक है भाई। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बात? ये अब इसको दूसरे वे में सोचिए। मान लीजिए कि आपका जो है ये एक कार्डबोर्ड लिया है ना, एक कार्डबोर्ड लिया, और उस कार्डबोर्ड में आपने एक छोटा सा होल कर दिया। हाँ, कार्डबोर्ड लिया, उसमें एक छोटा सा आपने ऐसे होल कर दिया, ऐसे। अब इस कार्डबोर्ड पे मान लो कि आप प्लेन वेव फ्रंट को इम्पिंज करा रहे हो, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट इम्पिंज कराया आपने, यहाँ से वेव फ्रंट आकर के जो इम्पिंज हुआ वो प्लेन हो गई। तो ये कार्डबोर्ड है जो कि ओपेक है, तो इधर वाली जो आगे की तरफ जो वेव होंगी वो तो ट्रेवल करेंगे नहीं, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लाइट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब्ड। यस यस सर। और ये Yes, sir. जो आपने छोटा सा होल किया, यहाँ से जो वेव फ्रंट निकला वो तो आपका स्फेरिकल शेप का है। तो यहाँ Yes, से जो sir. आगे होल किया है ना, पिन होल, पिन होल अगर आपने किया तो यहाँ से आगे की तरफ जो वेव फ्रंट मिलेगा वो स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट आ जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि इधर से आपको स्फीयर का ही सरफेस मिलेगा। और मान लो कि आपने जो है उस कार्डबोर्ड में एक नॉच बनाया लंबा सा, है ना, जैसे ऐसे हम कार्डबोर्ड बना देते हैं, और इस कार्डबोर्ड में हमने जो है एक ऐसे स्लाइस काट दी, है ना, ऐसे स्लाइस काट दी, और इस कार्डबोर्ड पे इधर से हमने प्लेन वेव फ्रंट को इम्पिंज करा दिया। ठीक, इधर से तो वेव फ्रंट हमारा प्लेन है। अब आपको क्या मिलेगा कि यहाँ से हर एक जो पॉइंट होंगे, दे आर गोइंग टू बिहेव लाइक द सेकेंडरी सोर्स, वहां से जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट होगा हर पॉइंट से, यस सर होगा। हर पॉइंट से स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट होगा। लेकिन उन सभी पॉइंट के सुपरपोजिशन से आगे जब आप शेप ऑफ द वेव फ्रंट को देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी अपीयर लाइक ए सिलेंडर, है ना, सिलेंडर की तरीके से आपका वेव फ्रंट का अपीयरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट आपको मिलेगा क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल हो जाएगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये सोर्स नहीं है, ये कोई ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। ये पर्टिकुलर जो नॉच आपने बनाया, बीच में आपने एक स्लॉट काटा है, वो कोई ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, लेकिन इसी पर्टिकुलर लाइट के करस्पॉन्डिंग ये जो है सेकेंडरी सोर्स की तरीके से बिहेवियर दिया। तो जैसे लाइन सोर्स के कारण हमारा वेव फ्रंट जो है सिलिंड्रिकल बन रहा था, यहाँ से आगे भी जो वेव फ्रंट होगा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। क्योंकि रेस्ट ऑफ द पोर्शन, इधर की जो लाइट आकर के इस पे टकराई है वो हमारी आगे प्रोपागेट नहीं कर रही है,
तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो हमारा वेव फ्रंट रहेगा वो ऑब्स्ट्रक्टेड है, केवल ये इस स्लॉट से आगे लाइट प्रोपागेट कर रही है, तो उस स्लॉट के करेस्पॉन्डिंग आगे का वेव फ्रंट हमारा सिलेंडर का बन गया। पिन होल अगर किया तो यहाँ का आगे का वेव फ्रंट हमारा स्फेरिकल बन गया। क्लियर है बात? ठीक है ना? तो ये हाइजन की जो है वो हाइपोथेसिस थी, जिसमें उन्होंने बोला कि जब कोई भी वेव फ्रंट किसी सरफेस के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो सरफेस का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरीके से बिहेवियर देता है। सेकेंडरी सोर्स हो गया पॉइंट है, तो वहां से स्फीयरिकल वेव फ्रंट ही निकलेंगे, है ना? पॉइंट है तो हर पॉइंट जो है सोर्स हो गया, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही निकलेंगे। अब किन किन पॉइंट से जो है आगे वेव प्रोपागेट कर पा रही है, उसी पे सुपरपोजिशन से हम फाइनली जो है शेप ऑफ द वेव फ्रंट क्या होगा उसके बारे में ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं। दिस वाज द हाइपोथेसिस ऑफ हाइजन। ठीक है भाई? यस तो ये हाइजन की हाइपोथेसिस हो गई, जिसके करेस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट की उन्होंने जो है वो एक हाइपोथेसिस लाया, और उसमें आगे का वेव फ्रंट का शेप क्या होगा उसके बारे में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। हम लोगों का जो वेव ऑप्टिक्स का जो डिस्कशन है वो हाइजन की ये जो वेव फ्रंट का हाइपोथेसिस है उसके साथ साथ लाइट के बारे में जो मैक्सवेल ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्यूमुलेटिव यूज करते हुए हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है? आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या है मैक्सवेल के द्वारा? फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने दिया कि लाइट जब प्रोपागेट करती है तो उसके प्रोपागेशन के दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, और ये जो वेरिएशन का ओरिएंटेशन होता है वो लाइट के प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर होती है ना? यस सर जैसे आपको पीछे में बताया गया है, फिर से एक बार उस डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे लाइट हमारी जो है ये एक्स डायरेक्शन में जो है प्रोपागेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में इस तरीके से वैरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वाई डायरेक्शन में अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग जो है वो वैरी करती है ना? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है दैट इज अलोंग द जेड डायरेक्शन। ठीक है? ये अगर वाई डायरेक्शन में वेरिएशन है तो ये जेड डायरेक्शन में है, और लाइट का प्रोपागेशन जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स होता है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ई क्रॉस वी का जो डायरेक्शन होता है वो वी का डायरेक्शन होता है ना? यस सर। ठीक है भाई? इसको सिंपल वे में अगर देखें तो ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं कि मान लो कि ये एक प्लेन हो गया जो कि हमारे इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, और हमारी लाइट जो है स्क्रीन के प्लेन में ऐसे वी वेलोसिटी से जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में वेरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ वेरी करती है ना? ठीक है भाई? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दे आर आल्सो लिंक्ड विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और एक दूसरे से लिंक्ड भी है। ई दैट इज इक्वल्स टू सी इंटू वी से लिखा जाता है ना भाई? जी सर लिखा जाता है। मैग्नीट्यूड।
तो लाइट को जब हम वेव के रूप में दिखाना चाहेंगे तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के रूप में भी दिखा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के रूप में भी दिखा सकते हैं, या दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में भी दिखाया जा सकता है। ठीक है, बट जनरल ट्रेंड है कि हम लाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग जो है वो दिखा रहे होते हैं। ठीक है, लाइट का रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन या दोनों के कॉम्बिनेशन के रूप में आप दिखा सकते हो। बट जनरली जब हम लाइट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग ही रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। कारण क्या है? सिंपल प्रैक्टिकल कारण है, उसके पीछे कोई और हाइपोथेसिस नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेक्शन जो है वो ज्यादा आसान है एज कंपैरिजन टू द डिटेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसलिए जनरली लाइट को जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के करस्पॉन्डिंग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमारी एक्स डायरेक्शन में अगर लाइट प्रोपागेट कर रही है तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा उसको हम लोग ई वाई दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस फाई, एक ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग दे सकते हैं, है ना। किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने का यही ना तरीका होता है। यस सर। ओमेगा को बोलते हो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के को आप बोलते हो क्या? वेव नंबर ना, नंबर। जी सर। वेव नंबर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को 2 पाई न्यू से लिखते हैं, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। यस सर। सर के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है क्या? दोनों भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और के जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा से लिखते हो, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। आप चाहोगे तो इसको पॉजिटिव ऑफ एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव को ऐसे भी दिखा सकते हो, ई वाई दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। वो आपकी इच्छा पे है, दोनों में से कोई भी आप सिंबल या वे रिप्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है भाई, सर। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? यस जी सर। अब बात एक मन में किसी के भी आ सकती है कि भाई मान लो कि लाइट जो है वो वेव है, तो ये बेसिकली जो है यंग से पहले किसी ने क्यों नहीं इसका इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करा था, या कमरे में 2 बल्ब जल रहे हैं तो हम वहां पे इंटरफेरेंस क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के घरों में जो कमरे हैं उसमें 2 या 2 से ज्यादा बल्ब जल रहे होंगे। यस सर। यस तो भाई यस इंटरफेरेंस हमको दिखना चाहिए ना। तो कहीं पे यस सर। आपको ब्राइटनेस ज्यादा दिखनी चाहिए, कहीं पे कम दिखनी चाहिए, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसे बदलना चाहिए। लेकिन ऐसा तो ऑब्जर्वेशन हमको नहीं मिलता है, नहीं दिखता है, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हमको दिखता है ना। तो ऐसा क्यों है भाई? बताना को। ऐसा क्यों है?
क्यों नहीं हमको इंटरफेरेंस दिखता है? जब घरों में जो है 2 4 5 बल्ब जल रहे हैं एक ही कमरे में, तो आपको क्यों नहीं दिखता? बोलोगे? हाँ? कोई बोल नहीं रहा है? वहाँ पे लाइट एज अ पार्टिकल वर्क कर रहा हो। सर शायद उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए और जो उसका क्रस्ट है वो उसके क्रस्ट के ऊपर चले, मतलब सेम उस साइड चले, सुपर पोजिशन हो उनका। तो सुपर पोजिशन होगा तो दिखना चाहिए ना वो सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां पे इल्यूमिनेशन कम दिखना चाहिए, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है वहां पे ज्यादा दिखना चाहिए, बट आपको ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखता है भाई। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? तो किसी भी वेव के इंटरफेरेंस का एक फिक्स पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए या इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए, ऐसे बोलिए, बहुत जरूरी होता है कि जो सोर्सेस है जहां से लाइट आ रही है या जो भी है, चाहे वो लाइट हो, चाहे साउंड हो, चाहे वो रस्सी वाली हो, किसी के लिए भी, वो जो सोर्सेस हमारे होने चाहिए दे शुड बी कोहेरेंट, है ना? इंटरफेरेंस का एक फिक्स पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए जरूरी क्या होता है कि सोर्स हमारे क्या होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए, है ना? अब कोहेरेंट का क्या मतलब होता है भाई, पता? व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्स? सेम होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही है चंचल। आ रही है और आवाज। सोर्स का क्या मतलब होता है वर्षा, गणेश, देवेश? अरे सब भूल गए, सब तुम लोग क्या 11th का पढ़ा हुआ? सर एम आई ऑडिबल? चंचल क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर मैं बोल रही हूँ कि जिनकी वेव्स की सेम वेवलेंथ होती है, सेम फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल भी सेम। नहीं नहीं ऐसा, कोहेरेंट सोर्स आप उनको कहते हैं जिनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो। ऐसे सोर्सेस को हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, ठीक है ना? यस सर। कोहेरेंट सोर्स लिख लो। If the phase difference between two waves at a point is same, is constant, then sources are said to be coherent। ठीक है?
किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो सोर्सेस के बीच का जो भी फेज डिफरेंस है वो अगर समय के साथ ना बदलता हो, जो भी फेज डिफरेंस है ना, 0 है तो 0, पाई है तो पाई, पाई/2 है तो पाई/2, वो समय के साथ ना बदलता हो, तो ऐसे सोर्स को हम लोग कोहेरेंट कहते हैं। ठीक है ना। और इसी पोजीशन पे हमको इंटरफेरेंस का ऑब्जर्वेबल पैटर्न पाने के लिए जरूरी है कि जो सोर्स है दे शुड बी कोहेरेंट। अब मान लो कि इनकोहेरेंट होंगे तो क्या होगा भाई, एक ही पोजीशन पे अभी मान लो कि कंस्ट्रक्टिव हुआ और अगले ही क्षण जो है वहां पर डिस्ट्रक्टिव हो जाए, फिर कंस्ट्रक्टिव हो, फिर डिस्ट्रक्टिव हो, कंटिन्यूअसली फेज डिफरेंस बदल रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होता रहेगा ना उनके बीच का इंटरफेरेंस। यस यस तो सर। हम जो है वहां पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना। जैसे अगर दो लाइट के सोर्सेस हैं, घर में जलाए हैं आपने, तो वो सोर्सेस जो है इनकोहेरेंट है, क्योंकि लाइट के प्रोडक्शन का तरीका क्या है भाई, कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो एक्साइटेड स्टेट में गए हैं और एक्साइटेड स्टेट से फिर रीजंप कर रहे हैं, अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं या किसी दूसरे एक्साइटेड स्टेट में आ रहे हैं, तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी इमिटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट। अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम से जो है इमिटेड लाइट है, और उनके बीच का कोई एक फिक्स रिलेशन नहीं है कि कब किस ग्रुप का एटम जो है हमारा लाइट को इमिट कर रहा है, कब किस ग्रुप का एटम जो है वो लाइट को इमिट कर रहा है। तो इस वजह से जो है वहां से जो हमारा लाइट इमिटेड है वो इनकोहेरेंट होती है, और इस वजह से हम फिनोमिना हो रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पे इंटरफेरेंस की फिनोमिना हो नहीं रही है, दो बल्ब जलाए हैं तो इंटरफेरेंस हो रही है, हो रहा है, लेकिन एक ही पोजीशन पे कभी कंस्ट्रक्टिव कभी डिस्ट्रक्टिव इस तरीके का इंटरफेरेंस हो रहा है, और वो इतने फास्टर रेट से हो रहा है कि हम उस पर्टिकुलर वेरिएशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आंखें उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हैं, और हमारा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिख रहा है। ठीक है। तो अगर एक फिक्स पैटर्न चाहिए, एक ही पोजीशन पे हमेशा डिस्ट्रक्टिव हो, तब तो हम वहां पे डार्क दिखेंगे। एक ही पोजीशन पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव हो तो तब तो वहां पे हमको ब्राइटनेस ज्यादा दिखेगी। ठीक है। सर। यस ठीक है। तो अगर हमको इंटरफेरेंस का एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो सोर्सेस होने चाहिए दे शुड बी कोहेरेंट। और जनरल में कोई भी जो लाइट प्रोड्यूसिंग सोर्स है दे आर ऑल इनकोहेरेंट, वो सब इनकोहेरेंट होते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम उस पर्टिकुलर लाइट को इमिट कर रहे हैं और उनके बीच में कोई स्पेसिफिक कोरिलेशन नहीं है कि कब कौन सा ग्रुप का एटम इमिट करेगा लाइट। ठीक है। यस सर। इस वजह से हम जनरल में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे, या अदर साइंटिस्टों ने जो है वो जनरल में लाइट का इंटरफेरेंस यंग से पहले जो है वो नहीं देखा। उस कोहेरेंट सोर्स को जनरेट करने के लिए यंग ने क्या किया कि यही कार्डबोर्ड लिया और उसमें दो छोटे छोटे पिन होल किए। ठीक है ना। दो छोटे छोटे उन्होंने पिन होल करे, जिससे कि वहां से जो आगे लाइट प्रोपागेट करे उनके बीच जो भी फेज डिफरेंस है इनिशियली, वो फेज डिफरेंस ऑलवेज मेंटेन रहे। अब किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे दो वेव्स अगर पहुंचती हैं तो उन वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसके आपको मालूम है कि तीन कारण होते हैं, है ना। एक तो दोनों वेव्स जो हैं वो अलग अलग पाथ लेंथ ट्रेवल करके गई हैं, तो पाथ डिफरेंस के करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस आता है, जिसको कि लिखने का तरीका आपको पहले से मालूम है, उसको मैं फिर से रिकॉल कराते चल रहा हूं।
यहाँ पे लिख लो कि फॉर ए फिक्स इंटरफेरेंस पैटर्न टू ऑब्जर्व an interference pattern sources should be coherent. सोर्स को कोहेरेंट होना चाहिए, तभी जाकर के हम इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। और इसी कोहेरेंट सोर्स को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, कार्डबोर्ड में 2 पिन होल किया था। ठीक है, यस सर। Yes, sir. phase difference at a particular point तीन कारण में से कोई भी कारण से जो है वो फेज डिफरेंस आ सकता है, या तीन में से कोई दो भी हो सकते हैं, या तीनों कारण भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर दो वेव पहुंच रही हैं तो उनके वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो इन तीन कारण पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, पहला है पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस मतलब दो वेव जो एक पोजीशन पे पहुंच रही हैं उन्होंने अलग अलग पाथ लेंथ ट्रेवल करा है। ठीक है, जैसे एक सोर्स यहाँ पे है, एक सोर्स यहाँ पे है ना। ये सोर्स हो गया S1, ये हो गया सोर्स S2, और ये मान लो कि सिमेट्रिकल पोजीशन है, और कहीं यहाँ पे आप जा रहे हो तो इधर से जो वेव गई वो इतना पाथ लेंथ ट्रेवल करी, और इधर से जो वेव गई वो इतना पाथ लेंथ ट्रेवल करी ना भाई। यस सर। तो दोनों ने अलग अलग पाथ लेंथ ट्रेवल करा भाई। ये मान लो कि x1 इसमें चला, और ये इधर में कहा कि x2 चला, तो x2 माइनस x1 जो हो गया ये इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हो गया। यस सर। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कहते हैं। तो पाथ डिफरेंस के करेस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस होता है उसको लिखने का तरीका क्या है, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, फाई दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस ना। यस यस पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का ये रिलेशन है। तो यहाँ पे जो हमारी वेव पहुंचेगी टू S2 सोर्स से, वो जो है वो ज्यादा पाथ लेंथ ट्रेवल करी है तो उसका फेज एडवांसमेंट होगा, वो ज्यादा फेज पोजेज करेगी एज कंपैरिजन टू जो वेव हमारी S1 से गई है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस के करेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करने का तरीका हो गया। अब एक चीज यहाँ पे लाइट के केस में, ये तो किसी भी वेव के लिए वैलिड है, हाँ लाइट के केस में थोड़ा सा एक अलग इंफॉर्मेशन आपको दे दें। मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि जो वेव है, एक वाली वेव जो है वो किसी मीडियम से होके जा रही है, दूसरी वाली वेव जो है वो अलग मीडियम से जा रही है। तो दोनों के बीच में हमको पाथ डिफरेंस जो लिखना है वो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लिखना है।
ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है भाई? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ये इक्वल होता है म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। ठीक है ना? म्यू जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके करेस्पॉन्डिंग जो पाथ डिफरेंस आएगा दैट विल बी समवॉट लार्जर एज कंपैरिजन टू द ज्योमेट्रिकली जो उसने एक्स्ट्रा चला। ठीक है ना? वो क्यों होगा वो आगे बताएंगे, बट ये ध्यान में रखिए कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस यहाँ पे प्लेस करना है। ठीक है? फेज डिफरेंस को जब भी हमको लिखना है तो देयर शुड बी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। क्लियर? और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस और ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस में रिलेशन क्या बन गया? म्यू टाइम्स म्यू, जहाँ पे उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिसमें वेव ट्रेवल करती हुई जा रहे हैं। अगर दो अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करी, इसने मान लो कि म्यू1 वाले मीडियम में ट्रेवल करा, इसने म्यू2 में चला, तो म्यू2 इंटू एक्स2 इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगा और इसका म्यू1 इंटू एक्स1 होगा ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो पाथ डिफरेंस लिखना होगा तो म्यू2 एक्स2 माइनस म्यू1 एक्स1। ठीक है? यस सर। ये हो गया पाथ डिफरेंस, एक कारण दो वेव के बीच फेज डिफरेंस के होने का, और पाथ डिफरेंस के साथ फेज डिफरेंस को कैसे रिलेट करना है वो आपका ये तरीका बन गया। ठीक है? दूसरा कारण होता है टाइम लैग बिटवीन द टू सोर्सेस। अगर दोनों सोर्सेस है उनके बीच सर्टेन टाइम लैग है ना, डेल्टा टी का मान लो कि टाइम लैग है, डेल्टा टी टाइम लैग है, तो जो पाथ फेज डिफरेंस होगा वो आप लिखोगे 2π/t इंटू टाइम लैग, है ना? ठीक है? यस सर। जैसे ये हमारा एक सोर्स हो गया, टाइम t1 पे इसने मान लो कि अपना पीक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये सोर्स हो गया ये टाइम t2 पे अपना पीक दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो दोनों के बीच का टाइम लैग क्या हो जाएगा? t2 माइनस का t1। इस टाइम लैग के करस्पॉन्डिंग दोनों के बीच का जो है फेज डिफरेंस लिखना होगा, तो डेल्टा टी t2 माइनस t1 multiplied by 2π/t. This will be the phase difference corresponding to time lag between the two sources. इसका अभी लाइट वाले केस में यूज बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है। ठीक है ना? तीसरा Yes, sir. है, थर्ड जो है इसको आपको स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है, ये अक्सर छूट जाता है लोगों से। हाँ, जब कभी भी कोई वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, डेंसर रेयर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही है। ठीक है ना? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर, जिसका कम वो रेयर है। तो जब कभी भी कोई वेव जो है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड वेव पाई का फेज एडवांसमेंट पोजेज करती है, और अगर रिफ्लेक्शन बाय रेयरर मीडियम हुआ है तो देयर इज नो फेज चेंज। रस्सी वाले में भी पढ़े होंगे ये चीज, है ना? वेव इन स्ट्रिंग पढ़ा है ना 11th में, वहां भी पढ़े होंगे कि डेंसर मीडियम मतलब मोटी रस्सी है, पतली रस्सी है, तो जब पतली रस्सी से ट्रेवल करती हुई वेव उस जंक्शन पे आके टकराती है तो जो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव होती है वो हमारी इन्वर्टेड हो जाती है एज कंपेरिजन टू द इंसिडेंट, है ना?
लेकिन मोटी रस्सी में ट्रेवल करती हुई पतली रस्सी वाले जंक्शन पे आके टकराती है तो वो सेम सेट की रहती है, उसमें किसी तरीके का कोई इन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो जब कभी भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है वेव तो उसमें पाई का फेज एडवांसमेंट होता है और रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन में कोई फेज चेंज नहीं होता है। और ट्रांसमिटेड वेव तो आपको मालूम ही है, या ध्यान में होगा ही कि ट्रांसमिटेड वेव में किसी तरीके का कोई फेज चेंज नहीं होता है, यानी कि जो इंसिडेंट होगी वही ट्रांसमिटेड का भी फेज होगा। ठीक है, क्या ध्यान में रहेगा? लिख देता हूं, इफ ए wave is reflected by denser medium, it has a advancement of pi wave reflected rarer medium ठीक है, ट्रांसमिटेड वेव जो होती है वो चाहे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही हो या रेयर से डेंसर में जा रही हो, वो हमेशा इन फेज ही रहती है, उसमें किसी तरीके का कोई फेज चेंज नहीं आता है। रिफ्लेक्शन के केस में ही केवल आपको जो है फेज के बारे में देखना है कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्टेड हुआ तो वहां पे पाई का फेज एडवांसमेंट होगा, और अगर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ तो कोई फेज का चेंज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। जैसे मान लो अब कभी कोई किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे दो वेव्स पहुंच रही हैं, तो उसमें से आपको देखना होगा कि इन तीनों में से दो ही अक्सर होगा, अक्सर करके तो पहला वाला ही कारण दिखेगा ज्यादातर प्रॉब्लम में, लेकिन ये तीसरा वाला कारण भी जो है आपको दिखेंगे। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा कारण प्रेजेंट होगा तो आपको देखना होगा कि कौन सा कारण एडवांसमेंट दे रहा है, कौन सा जो है वो लैग करा रहा है। अगर एक ही वेव में एक्स्ट्रा पाथ लेंथ भी चली और साथ में उसने डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन भी पाया तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, है ना, फेज डिफरेंस को लिखने के दौरान। ठीक है भाई? और यस सर। अगर एक ने जो है अलग ज्यादा पाथ लेंथ ट्रेवल किया है और दूसरे ने जो है रिफ्लेक्शन पा लिया डेंसर मीडियम से, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना होगा, दोनों के फेज के डिफरेंस को हमको लिखना होगा, दोनों को घटाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि ऐसे एक मिरर रख दिया यहाँ पे, है ना, एक मिरर रख दिया और एक यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है और इधर में तूने स्क्रीन रख दिया, तो एक लाइट जो है डायरेक्ट यहाँ से यहाँ को जा रही है और एक लाइट यहाँ से टकरा के यहाँ को पहुंची ना भाई। तो अब क्या होगा, ये वाली जो वेव जा रही है, ये वाली जो इधर से टकरा के जा रही है, इसने ज्यादा लेंथ भी चला और ये मिरर यानी कि ग्लास से रिफ्लेक्शन भी पाया, इसने डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन पाया।
बात Yes, समझ sir. में आ रही है? तो इसमें जो Yes, है sir. दोनों फेजेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है। पाथ डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस भी लिखेंगे, रिफ्लेक्शन वाला पाई भी लिखेंगे, दोनों का जो सम होगा दैट विल बी द फेज डिफरेंस दोनों के बीच में, ठीक है। बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. अब जैसे मान लो कि ये कोई फिल्म है, पतली सी कोई ऑयल की फिल्म है, ऑयल फिल्म है, इधर में एयर है, इधर में भी एयर है, लाइट रे इस पे आके टकराई, हाँ, तो आपको मालूम है कि पार्ट ऑफ द एनर्जी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, पार्ट इधर में ट्रांसमिट होके गई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर से ट्रांसमिट होके इधर निकल गई। अब इन दोनों वेव के बीच में अगर हमको फेज डिफरेंस देखना है, तो ये वाले ने ज्यादा पाथ लेंथ ट्रेवल करा, Yes, sir. किया. और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ वो तो रेयर मीडियम से हुआ, तो उसके कारण ये फेज एडवांसमेंट नहीं पाएगी। लेकिन इसने जो है, ये वाली वेव ने यहाँ पे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन पाया है, तो ये पाई का फेज एडवांसमेंट ये यहीं पे पा गई। तो जब इनके बीच का फेज डिफरेंस लिखना होगा, तो ये पाथ डिफरेंस वाला फेज डिफरेंस लिखेंगे, माइनस का पाई करेंगे। समझ में आई बात? तो ये वाला नहीं है. जैसे ये ऑयल है, तो इसकी डेंसिटी म्यू जो होगा वो एयर से ज्यादा ही होगा ना। Yes, sir. होगा. तो ये लाइट जो है यहाँ पे आके टकराई, तो पार्ट ऑफ द एनर्जी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, और पार्ट इधर में Yes, ट्रेवल करते हुए गई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर इधर से ट्रांसमिट होकर के इधर चली गई। तो रिफ्लेक्शन यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, लेकिन यहाँ का रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हुआ, यहाँ का रिफ्लेक्शन रेयरर से हुआ। तो इसने रिफ्लेक्शन के कारण तो कोई फेज नहीं चेंज कर पाया, Yes, sir. नहीं पाया. लेकिन इसने पाई का पाया। पाया, इस वाली वेव ने पाई का फेज एडवांसमेंट पाया ना भाई, यहाँ पे रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से हुआ, हुआ सर. Yes. और इस वाली ने ज्यादा लेंथ ट्रेवल करा, इतना इतना एक्स्ट्रा चला ना। जी सर. हाँ, तो इसका पाथ डिफरेंस के कारण फेज एक्स्ट्रा कितना चली पाई, वो में से पाई यहाँ पे माइनस होगा, तब इनके बीच का फेज डिफरेंस लिखा जाएगा, ठीक है। और इस वाले Yes, sir. केस में पाथ भी इसी ने एक्स्ट्रा चली, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन भी इसने पाया, तो पाई वहां पे और एक्स्ट्रा हुआ, तो दोनों ऐड हो गए। क्लियर है बात? समझ में आई? जी सर. आ गई. हाँ, तो ये चीज को ध्यान में रखना है, जब एक से ज्यादा कारण होंगे तो वहां पे आपको देखना है कि कौन एडवांसमेंट दे रहा है, कौन फेज को बढ़ा रहा है, और उसके करेस्पॉन्डिंग इफेक्टिव फेज डिफरेंस दोनों वेव के बीच का लिखना है। ठीक, क्लियर हो गई यहाँ पे बात? अब आगे Yes. क्या कर डिस्कशन में, आगे की बात आगे कल की क्लास में करेंगे। कल भी है ही है क्लास, तो वहां पे इसको डिस्कस किया जाएगा। आज को यहीं पे करते हैं विराम। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you sir. Thank Thank you so much sir. धन्यवाद धन्यवाद। Thank you sir. आप लोग लीव कर सकते हो, अटेंडेंस हो चुका।